हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम बात कर चुके हैं पॉलिनेशन के ऊपर। मैं बात कर रहा था पिछले लेक्चर में। पॉलिनेशन में हम जिक्र कर रहे थे कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है 3 तरह का: ऑटोगेमी, जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी। यही 3 तरह का जो पॉलिनेशन है जिसको हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड देन क्रॉस पॉलिनेशन। हमने बात करा था पिछले वीडियो में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन होना ज़रूरी है एंड क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन होना ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। कंट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, कंट्रीवांसेस दैट मीन्स कंडीशंस। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक प्लांट में क्या कंडीशन होगा, फूल में क्या कंडीशन होगा, तब जाकर वो फूल में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, फूल में मेल एंड फीमेल पार्ट में से कोई एक पार्ट का होना मस्ट है। दैट मीन्स फ्लावर जो होगा हमारा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ आइदर मेल और फीमेल पार्ट। सेकेंड, कैस्मोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा फ्लावर जो एक्सपोज्ड होता हो, वैसी फ्लावर जो पूरी तरह से खुल जाता हो, मेल फीमेल पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो जाता हो, खुल जाता हो, वैसे फूल को हम लोग कहते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। डैट मीन्स ओपन फ्लावर। कैस्मोगेमस मीन्स ओपन फ्लावर। तीसरा कंडीशन क्या होना मस्ट है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी कहने का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल पार्ट का मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट होगा, है ना। मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम। अगर एक ही साथ मैच्योर करता है तो उसे हम होमोगेमी कहते हैं, और अलग अलग समय में अगर मैच्योरेशन होती है तो उसे हम डाइकोगेमी कहते हैं। अब बात ये रहा कि अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर करता है, डैट मीन्स अगर हमारा एंथर पहले मैच्योर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड स्टिग्मा पहले मैच्योर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो डाइकोगेमी 2 तरह का होगा, एक होता है प्रोटो एंड्री एंड देन प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री कहने का मतलब क्या है, प्रो डैट मीन्स पहले, है ना, एंड एंड्री मतलब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मैच्योर अर्लियर देन गाइनोशियम। एंड्रोशियम मैच्योर अर्लियर देन गाइनोशियम।
अगर गाइनोसियम से पहले मैच्योर करता है एंडोसियम तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी। और अगर गाइनोसियम पहले मैच्योर करता है एंडोसियम से, गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर देन एंडोसियम, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी। तो मेल फीमेल का मैच्योरेशन टाइम अगर डिफरेंट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइकोगेमी। तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या होगा, मेल एंड फीमेल का लोकेशन जो होगा काफ़ी एक दूसरे से दूर होगा, है ना। लोकेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, very far to each other, दोनों जो लोकेट होगा काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर होगा। पांचवा कंडीशन क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, या फिर इसे हम सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म, that prevent cell pollination, and promote cross pollination. That prevent cell pollination and promote cross pollination. ये कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, आएगा क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी या फिर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। छठा नंबर में हर्कोगेमी। हर्कोगेमी भी एक मैकेनिज्म है जिसमें सेल पॉलिनेशन ना होके क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। किस में देखा जाता है, कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस जिसको हम हिंदी से बोलते हैं अकवन, है। ये अकवन में क्या देखते हैं हम लोग कि अकवन में जो होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये एक मैकेनिज्म है जिसके कारण सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हर्कोगेमी। इसके अलावा हेट्रोस्टाइली कहने का मतलब कि एक ही फूल में स्टाइल का लेंथ अगर अलग अलग है ना, तो उस कंडीशन में भी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करके क्रॉस पॉलिनेशन करता है। तो ये सारे कंट्रीवांसेस हैं, ये सारे कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस के अनुसार से प्लांट हमारा क्रॉस पॉलिनेशन करता है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन की कंट्रीवांसेस हम लोग देख चुके हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की कंट्रीवांसेस हम लोग देख चुके हैं, दोनों कंट्रीवांसेस हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए पॉलिनेशन के बाद क्या है। देखिए पॉलिनेशन 5 नंबर में पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है, इसलिए पॉलिनेशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए भी। इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और कभी कभी शॉर्ट नोट्स में 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए पॉलिनेशन हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
स्पोरोजेनेसिस ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख चुके हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मेल पार्ट का डेवलपमेंट होना, है ना, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होना। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब क्या होगा, मेगास्पोर का डेवलपमेंट होना। अगर 2 नंबर में आता है व्हाट डू यू मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। मेगा, है ना, स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का जेनेसिस होना, जनरेशन होना, है ना, फॉर्मेशन होना कहलाता है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ formation of megaspores from मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल MMC, मेगास्पोर मदर सेल by reductional division, it's called megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर्स का बनना मेगास्पोर मदर सेल से रिडक्शनल डिवीज़न के जरिए या म्यूसिस के जरिए प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान ओव्यूल के अंदर 4 मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर ये हमारा ओव्यूल है तो इस ओव्यूल में 2 पोलैरिटी होगा, है ना। एक पोल को हम लोग कहते हैं चैलेजा एंड अदर पोल होगा हमारा माइक्रोपाइल। तो चैलेजल टू माइक्रोपाइलर एंड की ओर 4 मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा। इस तरह से 4 मेगास्पोर। अब देखिए जितने सारे मेगास्पोर्स होंगे ये रिडक्शनल डिवीज़न का रिजल्ट है, इसलिए ये हैप्लॉइड होता है। मेगास्पोर जो होगा वो हैप्लॉइड होगा। मेगास्पोर मदर सेल एक्चुअल में डिप्लॉइड था, इसलिए मेगास्पोर मदर सेल में जब रिडक्शनल डिवीज़न हो गया तो इसका रिजल्ट जो होगा हमारा मेगास्पोर वो हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। अब जैसे ही 4 हमारा मेगास्पोर बना, ये 4 में से 3 मेगास्पोर जो है वो डिजेनरेट कर जाता है, बचता है सिर्फ और सिर्फ 1 मेगास्पोर, है ना। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है वो डिजेनरेट कर जाता है माइक्रोपाइलर साइड वाला, 3 बच जाता है हमारा 3 में, है ना। 4 में से 3 माइक्रोस्पोर जो होगा मेगास्पोर ये डिजेनरेट कर जाएगा किधर वाले, तो चैलेजल साइड वाले, है ना। मतलब ये जो हमारा माइक्रोपाइलर साइड वाले जो 3 होंगे वो डिजेनरेट कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 मेगास्पोर बचता है ना, माइक्रो चैलेजल एंड की ओर। माइक्रोपाइलर एंड वाले जो 3 हो, है ना, ये क्या हुआ, डिजेनरेट कर गया, सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है हमारा किधर, चैलेजल एंड वाले। ये चैलेजल एंड वाले जो हमारा मेगास्पोर्स है, ये मेगास्पोर्स को हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसी फंक्शनल मेगास्पोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करना। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर्स लगातार माइटोटिक डिवीजन करेगा और माइटोटिक डिवीजन करके, है ना, टोटल 8 न्यूक्लियाई का, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर
लगातार माइटोटिक डिवीज़न करेगा, है ना, रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न करता है और क्या बनाता है, 8 न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर बनाता है। ये है ना, लगातार डिवाइड करके 8 न्यूक्लियाई, टोटल 8 न्यूक्लियाई बनाएगा। 8 में से 4 न्यूक्लियाई जो है वो चैलेंजर एंड की ओर लाइज करेगा और 4 न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर लाइज करता है। अब फिर से रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट के बाद क्या देखते हैं कि ये जो दोनों पोलर रीजन की ओर हमारा जो ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई यहाँ से हट जाता है और कहाँ जाके अरेंज करता है, सेंटर में। अब 3-2-3 की अरेंजमेंट होती है। 3 न्यूक्लियाई हमारा चैलेंजर साइड में, 2 न्यूक्लियाई हमारा सेंटर में और 3 न्यूक्लियाई जो होगा वो हमारा माइक्रोपाइलर एंड में, है ना। न्यूक्लियाई डेवलपमेंट के बाद जब सेलुलर डेवलपमेंट होगा तो सेलुलर डेवलपमेंट में क्या होगा कि यहाँ 3 सेल का डेवलपमेंट होगा। एक हमारा सेल है सेंट्रल सेल, है ना, माइक्रोपाइलर साइड की ओर भी 3 सेल का डेवलपमेंट होता है और इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना लेता है। 3 सेल चैलेंजर साइड की ओर, 3 सेल माइक्रोपाइलर साइड की ओर और एक कंप्लीट ये सेल सेंट्रल सेल, है ना। अब ये जो हमारा 3 सेल चैलेंजर साइड की ओर है, इन तीनों सेल को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स। बीच वाले 2 न्यूक्लियाई को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि पोलर रीजन से ये आया हुआ है, पोलर न्यूक्लियाई या 2 पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हो, है ना। ये सेल हमारा हो गया सेंट्रल सेल, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई को हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये माइक्रोपाइलर साइड की ओर जो काफ़ी बड़ा सेल है, बीच वाला सेल है, इसे हम एग सेल कहते हैं। एंड 2 साइड वाला सेल जो होगा ये कहलाता है सिनर्जिड। सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड्स में क्या देखते हैं हम लोग, सिनर्जिड में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। सिनर्जिड्स में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फेलिफॉर्म एपरेटस। फेलिफॉर्म एपरेटस, है ना। तो सिनर्जिड की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है और एक सेल की संख्या कितनी है, 1 है। ये दोनों को एक साथ हम लोग एक सेल एंड 2 सिनर्जिड, ये दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि एग एपरेटस में कितने सेल कौन कौन से होते हैं। तो एग एपरेटस की जब हम बात करते हैं तो 1 होगा हमारा एग सेल और 2 होगा हमारा सिनर्जिड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ ये भी आता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये पूरा स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, इसे हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, है ना। तो यहाँ इस एम्ब्रियो सैक से क्वेश्चन आती है कि फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट आपको पता है, 3 न्यूक्लियाई चैलेंजर साइड की ओर, 2 न्यूक्लियाई सेंटर में और 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर साइड की ओर। डैट मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, 2, 3, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है क्वेश्चन कि न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट जो होगा वो 3 to 3 के फॉर्म में होता है। 3 चैलेंजर साइड की ओर, 2 जो होगा हमारा सेंटर में और 3 जो होगा वो माइक्रोपाइलर साइड की ओर। अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन आता है
कि वाई फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार का जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ, इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। पहला जो नाम होगा हमारा, ये पहला नाम क्या होगा, इसको हम लोग पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। एम्ब्रायो सैक, पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। पोलीगोनम एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें फर्स्ट टाइम इस प्रकार के डेवलपमेंट को देखा गया था, इसलिए इसे नाम पड़ गया पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। दूसरा जो होगा इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मोनोस्पोरिक इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि ये जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ, ये एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ है। तो एक ही मेगास्पोर से, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट, इसलिए इसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और तीसरा क्या देखते हैं हम लोग कि इस प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट में सेल की संख्या 7 है और न्यूक्लियाई की संख्या 8 है, इसलिए इसे हम 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। तो 3 नाम से जानते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट का, पोलीगोनम, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एंड 7 सेल 8 न्यूक्लियाई टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि सेल की संख्या कितनी होती है और न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है। तो 7 सेल की संख्या होगा और 8 हमारा न्यूक्लियाई की संख्या होता है। फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ डेवलप करता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो डेवलप होगा वो एक ओव्यूल के अंदर में। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो ओव्यूल की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है जो कॉमन है ज़्यादातर प्लांट्स में, है ना। इस ओव्यूल के अंदर ही हमारा डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें 3 एंटीपोडल, बीच का 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना, और 3 सेल जो होता है वो एग apparatus का, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। ये एंड को हम लोग कहते हैं चैलेजल और ये एंड होगा हमारा माइक्रोपाइल। अब देखिए ओव्यूल में क्या क्या होता है, तो ओव्यूल में 2 तरह का लेयर होता है। एक आउटर लेयर जिसको हम लोग कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, दूसरा लेयर क्या कहलाएगा हमारा इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। यही दोनों लेयर जब ओव्यूल हमारा सीड के रूप में आएगा तो आउटर इंटेगुमेंट को हम लोग टेस्टा कहेंगे और इनर इंटेगुमेंट को हम लोग टेगमेंट कहेंगे, है ना। अब देखिए एम्ब्रायो सैक और इनर इंटेगुमेंट के अंदर में सेल होता है, पूरा का पूरा सेल भरा पड़ा होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, है ना। ये पार्ट को हम लोग हाइलम कहेंगे, ओव्यूल के स्टॉक को हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा मैच्योर ओव्यूल का,
मैच्योर ओव्यूल का। तो कॉमन जो हमारा ओव्यूल है वो एनाट्रोपस ओव्यूल ही है, जो 70% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये देखने को मिलता है। कभी कभी 3 नंबर में ये ओव्यूल का डायग्राम पूछ देता है, जैक में क्वेश्चन में आता है ना, कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर्ड ओव्यूल। तो मैच्योर्ड ओव्यूल का डायग्राम आएगा तो आप इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इसे हम इंडिकेट करते हैं एम्ब्रायोसैक से, है ना। और एम्ब्रायोसैक का कभी कभी आ सकता है 3 नंबर में कि एम्ब्रायोसैक का भी डायग्राम को ड्रॉ करें। तो चाहे वो ओव्यूल का डायग्राम हो या एम्ब्रायोसैक का डायग्राम हो, आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। अब देखिए, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो चुका, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो चुका। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलने के लिए कौन कौन से रास्ता का प्रयोग करता है। अब हम बात करने वाले हैं पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब की। पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब की जब हम बात करते हैं तो पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब में 3 तरह का पाथ हम लोग देखते हैं। एक है हमारा पोरोगेमी, दूसरा चैलेजोगेमी, और तीसरा होता है मेजोगेमी। पोरोगेमी कहने का मतलब माइक्रोपाइल के जरिए एंट्री होगा, है ना। पॉलन ट्यूब की एंट्री किसके थ्रू होगा, माइक्रोपाइल के थ्रू। जैसे ये हमारा ओव्यूल, फीमेल गैमेटोफाइट होगा यहाँ पे। ऐसी फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल पार्ट भी है ना। ये फीमेल पार्ट जिसको हम लोग एग कहते हैं। यहाँ 3 हमारा एंटीपोडल सेल्स और बीच में 2 न्यूक्लियाई। अब देखिए, ये जो एग सेल है, ये एग सेल से मिलने के लिए पॉलन ट्यूब जो है वो 3 रास्ता का उपयोग कर सकता है ना। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है माइक्रोपाइल, है ना। इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते थे, ये एंड को हम लोग चैलेजा कहते हैं। तो माइक्रोपाइल के थ्रू 2 मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट 1, मेल गैमेट 2। अब माइक्रोपाइल के थ्रू अगर ये पॉलन ट्यूब का एंट्री हो रहा है तो इसे हम कहते हैं पोरोगेमी, जो ज़्यादातर प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू अगर एंट्री होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोरोगेमी, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में देखने को मिलेगा। मोस्ट प्लांट्स में जो एंट्री होता है प्लांट्स में, है ना, जो एंट्री होगा वो पोरोगेमी मतलब माइक्रोपाइल के थ्रू ही होता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होगी वो चैलेजल एंड से होता है। ये चैलेजल एंड से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। तो अगर चैलेजल एंड के थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है तो इस प्रकार के पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब को हम लोग कहते हैं चैलेजोगेमी, है ना। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू चैलेजल एंड। तो चैलेजल एंड के थ्रू अगर एंट्री हो रहा है पॉलन ट्यूब की तो इसे हम लोग कहते हैं चैलेजोगेमी। ये किस में देखने को मिलता है, तो एक प्लांट है हमारा कैजुरियाना, एक प्लांट है जिस कैजुरियाना में चैलेजोगेमी के तहत, या चैलेजोगेमी मतलब चैलेजल एंड के तहत जो है वो पॉलन ट्यूब एंट्री मारता है। मेजोगेमी क्या है, तो मेजोगेमी कहता है कि अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री डायरेक्ट मिडिल इंटेगमेंट के थ्रू हो, मिडिल इंटेगमेंट को तोड़ता हुआ अगर ये एंट्री मार रहा है पॉलन ट्यूब, तो इस प्रकार की एंट्री को हम लोग कहते हैं मेजोगेमी। ये भी कुछ ही प्लांट में देखने को मिलता है, जैसे कुकुम्बर, खीरा। तो पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब की बात हम लोग कर लें कि 3 तरह का पाथ होगा, पोरोगेमी, चैलेजोगेमी एंड मेजोगेमी।
अब जैसे ही मेल पार्ट फीमेल पार्ट के नज़दीक आएगा तो अब क्या होगा, मेल फीमेल की मिलन। तो मेल फीमेल के मिलन को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। चूँकि हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो निषेचन है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो फर्टिलाइजेशन मेथड है, ये थोड़ा सा यूनिक है, ये करैक्टरिस्टिक फीचर है, जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दोहरी निषेचन। यहाँ जो मिलन होगा मेल फीमेल का, है ना, ये 2 बार होगा, इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने करा था, नवासिन ने, है ना। सबसे पहले खोज जो करा था, देखा जो था, वो किसने देखा था, नवासिन। कब, 1898 में। किस प्लांट में इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व करा था, तो 2 प्लांट है, एक लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया, ये दोनों प्लांट्स में ऑब्जर्व हुआ था डबल फर्टिलाइजेशन। किसके द्वारा, नवासिन के द्वारा 1898 में। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में कौन किसके साथ मिलता है। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजेशन होगा, सबसे पहला जो मिलन होता है वो किसके साथ होता है, तो एक जो हमारा मेल गैमीट 1 होगा, है ना। 2 मेल गैमीट बना हुआ था, तो मेल गैमीट 1 जो होगा, मेल गैमीट 1 जो होगा, ये मिलता है किसके साथ, एग सेल के साथ, एग सेल के साथ। तो मेल गैमीट 1 का मिलन किसके साथ होगा, एग सेल के साथ। ये प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सिनगेमी, सिनगेमी, है ना। जब एग सेल और मेल गैमीट 1 आपस में फर्टिलाइज करता है, तो इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है, जो रिजल्ट होता है, वो हमारा जाइगोट कहलाता है, जाइगोट। तो मेल गैमीट हमारा हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमीट के तौर पे एक सेल हमारा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। जब 2 हैप्लॉइड सेल आपस में मिलेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डिप्लॉइड। तो जाइगोट जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड। तो ये हमारा पहला फ्यूजन हो गया सिनगेमी। दूसरा जो फ्यूजन होता है वो किसके किसके साथ होता है, तो मेल गैमीट 2 जो है, मेल गैमीट 2 जो है, ये मिलता है दोनों न्यूक्लियस के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना। अब मेल गैमीट ये भी हमारा हैप्लॉइड होगा, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई में चूंकि 2 न्यूक्लियस हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डेट मीन्स N+N, इसको हम 2N नहीं लिख सकते हैं, है ना। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब ये दोनों आपस में मिल रहा है, यहाँ 3 न्यूक्लियाई आपस में मिलेगा। एक न्यूक्लियस मेल गैमीट का मिला और 2 सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा। इस तरह के मिलन प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। एंड ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म, है ना। जो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड, 3N, 2N हमारा 2 पोलर न्यूक्लियाई का और एक हमारा मेल गैमीट का, इसलिए ये एंडोस्पर्म जो होगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये हमारा 3N होगा। अब यही दोनों प्रक्रिया, दैट मीन्स सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन। यही दोनों प्रक्रिया को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। ये डबल फर्टिलाइजेशन हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जैक में या सीबीएसई के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ना। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ प्रोडक्ट बना, दो प्रोडक्ट बना। एक प्रोडक्ट हमारा जाइगोट बना, एक प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म बना। इसका क्या होगा, तो जाइगोट जो है वो चेंज कर जाएगा हमारा एम्ब्रियो में। जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में, है ना। और इसी एम्ब्रियो को खाना पीना देने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, एंडोस्पर्म। ठीक, तो अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की। एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस कहने का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का बढ़ना, है ना, क्या कहलाएगा, एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक, ये एम्ब्रायोजेनेसिस या एम्ब्रायो, अगर एम्ब्रियो की स्टडी हम लोग करते हैं तो एम्ब्रियो की स्टडी को हम लोग एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रायोलॉजी के फादर किनको बोला जाता है, पंचानन माहेश्वरी, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, पंचानन माहेश्वरी, महेश्वरी, है ना। इन्हें रिगार्ड किया जाता है कि ही वॉज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। ठीक, एक टर्म होता है हमारा पॉली एम्ब्रायोजेनी, पॉली एम्ब्रायोजेनी। पॉली एम्ब्रायोजेनी कहने का मतलब क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड, है ना। कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओव्यूल चेंज होगा किसमें, सीड के रूप में, और उसी सीड के अंदर होगा हमारा एम्ब्रियो। तो अगर एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलप हो रहा है, एक ही सीड में अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं पॉली एम्ब्रायोजेनी। डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, किस में देखा जाता है, ये एप्पल में आपको दिखेगा, मैंगो में आपको दिखेगा, है ना। इसके अलावा आपको इसमें एप्पल में आपको दिखेगा, मैंगो में आपको दिखेगा, है ना। सिट्रस में भी दिख सकता है, सिट्रस में, एक्सेट्रा। ये सारे प्लांट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है। ये कंडीशन, इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग पॉली एम्ब्रायोजेनी कहते हैं। अब मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। तो मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो की जब हम बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ इस प्रकार से, है ना, मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का।
मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो में ये दोनों कॉटलिडन होगा, है ना, कॉटलिडन, दो कॉटलिडन्स होंगे इसमें। डाइकोट एम्ब्रियो मतलब दो कॉटलिडन। ये पूरा का पूरा हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, ये भाग को हम लोग कहते हैं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। ये भाग हमारा कहलाता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक, एपिकोटाइल डेवलप करेगा प्लेम्यूल को और हाइपोकोटाइल डेवलप करेगा रेडिकल को। इसमें आप कुछ जानो या ना जानो, दो टर्म जरूर जानो, एक प्लेम्यूल क्या होता है और एक रेडिकल क्या होता है। तो प्लेम्यूल क्या होता है? तो प्लेम्यूल एम्ब्रियो का वह भाग है जो प्लांट के सूट सिस्टम को डेवलप करेगा, डेवलप सूट सिस्टम और प्लांट के सूट सिस्टम को डेवलप करेगा। एंड रेडिकल क्या होता है? डेवलप रूट सिस्टम, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। प्लेम्यूल सूट सिस्टम को डेवलप करेगा और रेडिकल रूट सिस्टम को। याद रखने का तरीका है R फॉर रूट, R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट, R फॉर रेडिकल। तो रेडिकल जो होगा वो रूट डेवलप करेगा और प्लेम्यूल जो होगा वो सूट डेवलप करेगा। ये तो हुई डाइकोट के बाद। मोनोकोट की जब बात करेंगे, मोनोकोट एम्ब्रियो, तो मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या याद रखने वाली बात है ना? तो मोनोकोट एम्ब्रियो में हम लोग क्या देखते हैं, सीड के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे। कुछ इस तरह का मोनोकोट का सीड होगा। यहाँ पे इसका एम्ब्रियो होगा। है ना, ये मोनोकोट एम्ब्रियो है। है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा एंडोस्पर्म भरा होता है। ठीक, तो ये पार्ट जो होगा एक प्रोटीनेसियस लेयर होता है, प्रोटीन का बना हुआ लेयर है जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, जो किसको कवर करता है? एंडोस्पर्म को, एंडोस्पर्म को। ठीक, ये कवरिंग को हम लोग कहते हैं कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल, जो किसको कवर करेगा? प्लेम्यूल को, प्लेम्यूल को। और इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं रेडिक, इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं कॉलियोराइजा, कॉलियोराइजा, जो किसको कवर करेगा? रेडिकल को। चूँकि ये मोनोकोट का एम्ब्रियो है या मोनोकोट का सीड है, इसलिए इसमें एक सिंगल स्क्यूटलम पाया जाता है, सिंगल कॉटलिडन पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्यूटलम। है ना, ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मोनोकोट के सिंगल कॉटलिडन को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यूटलम। स्क्यूटलम इज द सिंगल कॉटलिडन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो या फिर सीड। तो एल्यूरोन लेयर क्या है? एक प्रोटीनेसियस लेयर है जो कवर करता है किसको? एंडोस्पर्म को। कॉलियोप्टाइल क्या है? एक कवरिंग है, एक आवरण है, शीथ है, जो कवर करेगा प्लेम्यूल को।
है ना। कोलियोराइजा क्या है, तो ये भी एक आवरण है, शीट है जो कवर करेगा रेडिकल को। इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कॉलियोप्टाइल हमारा अपर होता है या लोअर होता है। तो कॉलियोप्टाइल जब भी होगा तो ये अपर में होगा, अपर में लोकेशन होगा, और कोलियोराइजा का जब भी लोकेशन होगा तो ये हमारा लोअर लोकेट करेगा ये, ठीक। तो ये होगा हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो या मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद हम बात करने वाले हैं सीड। सीड तो सीड है क्या, तो सीड ओव्यूल के फर्टिलाइज पार्ट को हम लोग कहते हैं कि सीड्स जो होगा वो क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, है ना। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल जब फर्टिलाइज कर जाता है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल चेंज कर जाता है किसमें, सीड में, ठीक। सीड की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सीड, स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी। और इसके स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग कहते हैं कार्पोलॉजी, कार्पोलॉजी। स्पर्मोलॉजी भी कह सकते हो सीड की स्टडी को, और सीड की स्ट्रक्चर की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कार्पोलॉजी। सीड की जब मैं बात करूं तो सीड का टाइप्स कितने तरह से, टाइप्स की बात जब मैं करता हूं तो इसको हम अलग अलग आधार से बांटते हैं। सबसे पहला आधार जो होगा हमारा, सबसे पहला आधार जो होगा हमारा वो है कॉटिलिडन, नंबर ऑफ कॉटिलिडन। तो नंबर ऑफ कॉटिलिडन के आधार पर सीड हमारा दो तरह से होगा, है ना। अगर सीड में एक कॉटिलिडन है तो उसे हम कहते हैं मोनोकोट, मोनोकॉटिलिडन सीड, मोनोकॉटिलिडन सीड। जैसे एक कॉटिलिडन वाले सीड क्या क्या है, राइस, व्हीट, मेज, है ना। ये सारे सीड हमारा क्या कहलाएंगे, मोनोकोट। दूसरा हमारा होता है डाइकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन सीड। डाइकॉटिलिडन कहने का मतलब क्या है, सीड में कितनी कॉटिलिडन होगी, दो कॉटिलिडन। तो अगर दो कॉटिलिडन है तो उसे हम कहते हैं डाइकॉटिलिडन सीड। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे ग्राम है ना, पी है, मैंगो का सीड देखोगे आप, नीम का सीड देखोगे, है ना। ये सारे सीड जो होगा वो हमारा डाइकॉटिलिडन्स होगा। ये आधार हुआ किसके आधार पे, कॉटिलिडन के आधार पे, नंबर ऑफ कॉटिलिडन के आधार पे। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रेजेंस और absence ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे भी सीड हमारा दो तरह से होता है। एक को हम लोग कहते हैं एल्बुमिनस और इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें इंडोस्पर्म क्या होगा, प्रेजेंस होगा, प्रेजेंस ऑफ इंडोस्पर्म। इस तरह के सीड में इंडोस्पर्म उपस्थित होता है। क्या क्या एग्जाम्पल है इंडोस्पर्मिक सीड का, तो ही हो गया राइस, व्हीट, मेज, कास्टर एटसेट्रा। कास्टर हमारा डाइकोट का सीड है बट ये इंडोस्पर्मिक होता है। कोकोनट भी लिख सकते हैं, कोकोनट, है ना। ये सारे हमारे क्या हो गए, एल्बुमिनस सीड या फिर इंडोस्पर्मिक सीड। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, नॉन एल्बुमिनस, नॉन
एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म जो होगा वो अब्सेंस होगा, सॉरी हाँ अब्सेंस होगा, अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। सीड में एंडोस्पर्म अब्सेंस होगा, ऐसे सीड को हम लोग नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, वही ग्राम होगा, पी होगा, मैंगो होगा, एटसेट्रा। एक बात ध्यान देना, जरूरी नहीं कि जितने सारे डाइकोटिलेडनस हैं वो एंडोस्पर्मिक नहीं हो सकते हैं। अब कह सकते हो कि ऑल मोनोकोटिलेडनस सीड आर एंडोस्पर्मिक बट ऑल डाइकोट, है ना, बट ऑल कह सकते हो कि जितने सारे मोनोकोट का सीड होंगे वो सब के सब क्या होंगे, हमारा एल्बुमिनस हो सकता है ना, एंडोस्पर्मिक हो सकता है, बट सारे डाइकोट के सीड हमारा नॉन एल्बुमिनस नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे डाइकोट के सीड हैं जो हमारे एल्बुमिनस होता है एंड एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक, ये तो हुआ हमारा प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे। एक होता है जर्मिनेशन के आधार पे, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के आधार पे अगर हम बात करें सीड की, तो ये भी दो तरह से देखते हैं हम लोग। एक होता है हमारा हाइपोजियल, हाइपोजियल, एक होता है इपीजियल, इपीजियल। तो हाइपोजियल क्या है, हाइपो मतलब, एक मिनट, हाइपोजियल, HYPO, हाइपोजियल। हाइपोजियल, हाइपो कहने का मतलब होता है बिलो, है ना। तो अगर सीड जर्मिनेशन के बाद कॉटिलिडन बिलो द सॉइल है, सीड जर्मिनेशन के बाद कॉटिलिडन अगर मिट्टी से ऊपर नहीं आ पा रहा है, मिट्टी के अंदर रह जाता है, तो उस प्रकार के जर्मिनेशन को हम लोग कहते हैं इपीजियल। क्या कहेंगे, इपीजियल। ठीक, सॉरी हाइपोजियल, हाइपोजियल। अगर जर्मिनेशन के बाद हमारा कॉटिलिडन अमर्ज आउट ऑफ द सॉइल है, सॉइल के अगर ऊपर आ जा रहा है हमारा कॉटिलिडन, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, इपीजियल। जैसे नीम, नीम, है ना। हाइपोजियल में क्या होगा, जैसे मेज हो गया, पी हो गया। ठीक, ये सारे सीड को जब हम लोग बोते हैं तो बोने के बाद क्या देखते हैं कि वो जब जर्मिनेट करेगा तो कॉटिलिडन, है ना, मिट्टी के अंदर रह जाएगा, तो उसे हाइपोजियल, मिट्टी के ऊपर आ गया तो इपीजियल। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ सीड, तीन आधार में देखें। पहला हमारा नंबर ऑफ कॉटिलिडन, सेकेंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंड थर्ड हमारा हो गया, है ना, जर्मिनेशन। सीड के बाद का टॉपिक जो है हमारा, वो लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट्स। फ्रूट्स, ठीक। तो फ्रूट्स किसका भाग होता है, ओवरी का। जैसे हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम लोग सीड कहते थे, वैसे ही फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवरी। कि जब ओवरी हमारा फर्टिलाइज्ड कर जाता है, या फिर कह सकते हो मैच्योर्ड ओवरी, मैच्योर्ड ओवरी। कि जब ओवरी हमारा मैच्योर्ड कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है, तो वही ओवरी चेंज कर जाता है किस में, फल में। फल की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, फल का भाग। फल की जब भाग की बात करते हैं हम लोग, जैसे सपोज कीजिए कि ये आम है, ये आम है, मैंगो है ना।
तो ये मैंगो को हम लोग, एक फ्रूट है, इसे हम 3 भाग में बांटते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। एंड लास्ट वाला पार्ट जो होगा इसे हम लोग कहते हैं सीड। तो सबसे पहले हम लोग फ्रूट को 2 भाग में बांटते हैं, एक पेरिकार्प और दूसरा सीड। अब ये पेरिकार्प हमारा 3 भाग में बढ़ता है ना। पेरिकार्प को हम कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। एक होता है एपिकार्प, दूसरा होगा मेजोकार्प और तीसरा होगा हमारा इंडोकार्प। तो एपिकार्प क्या है? तो सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होगा इसे हम लोग कहते हैं एपिकार्प। बीच वाला जो फ्लैसी पार्ट होगा, गुद्दा जो होगा, मांसल भाग होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेजोकार्प। और सीड के बाहर वाला जो हार्ड कवरिंग पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। और यही तीनों पार्ट मिला के हम लोग इसको कहते हैं पेरिकार्प, है ना। अब टाइप्स की जब मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को बहुत सारा टाइप्स में बांटा जाता है। क्या क्या है? तो सबसे पहला जो टाइप है वो है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कहने का मतलब क्या है? कुछ फल ऐसे हैं जो ओवरी से डेवलप ना होके फूल के किसी अदर फ्लोरल भाग से डेवलप अगर कर जाता है तो ऐसे फल को हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल, पेयर, है ना, एप्पल, पेयर, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फल जो है हमारा फॉल्स फ्रूट है। अब कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन में आता है कि एप्पल हमारा फॉल्स फ्रूट है, ये कहाँ से डेवलप होता है? तो एप्पल जो डेवलप होगा ये थैलमस से, है ना, थैलमस से डेवलप होता है एप्पल। इसलिए एप्पल का एडिबल पार्ट जो है, खाने योग्य भाग जो होगा वो थैलमस होगा। दूसरा जो है वो ट्रू फ्रूट्स कहने का मतलब क्या है? तो वैसा फल जो ओवरी से ही डेवलप हुआ है वैसे फल को हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। जैसे मैंगो, ये हमारा ट्रू फ्रूट्स हो गया। गुआवा, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब के सब ओवरी से डेवलप होंगे एटसेट्रा, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या? ट्रू फ्रूट्स। अब फल के डेवलपमेंट के आधार पे फल्स को 3 तरह से बांटते हैं हम लोग। डेवलपमेंट के आधार पे फल को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। एक होता है सिंपल फ्रूट्स, दूसरा होगा एग्रीगेट फ्रूट्स, है ना, और तीसरा होता है हमारा कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। तो सिंपल फ्रूट्स कहने का मतलब क्या है? तो अगर एक फूल से एक फल का डेवलपमेंट हो रहा है, एक ही फल है, उस एक फल में एक ओवरी है और वो एक ओवरी से एक फल का डेवलपमेंट हो जा रहा है, तो ऐसे फल को हम लोग कहते हैं सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स में क्या क्या है? जैसे हमारा यही होगा मैंगो, सिंपल फ्रूट है। टोमेटो सिंपल फ्रूट्स है। कुकुम्बर सिंपल फ्रूट्स है। ये बहुत सारा फ्रूट्स है जो हमारा सिंपल है। एग्रीगेट कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ फूल ऐसे हैं जिसमें फूल तो एक है बट उसमें ओवरी की संख्या एक से ज़्यादा है। अब उस एक फूल में जितना ओवरी होगा
उतना फल का डेवलपमेंट होगा। जैसे अगर एक ही फूल है और एक फूल में 2 ओवरी है तो वो दोनों ओवरी से 2 फल का डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार के फ्रूट को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। जैसे ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी भी कह सकते हो, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, है ना। ये सारे फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट। कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स क्या है? तो कंपोजिट एंड मल्टीपल फ्रूट्स कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा फ्रूट जो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से ही डेवलप हुआ है, कि एक फल को बनने के लिए बहुत सारा फूल मिला, है ना, मतलब पूरा फूल का गुच्छा ही मिल के एक फल डेवलप कर लिया है। तो ऐसे फल को हम लोग कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स कहते हैं। जैसे जैक फ्रूट, जैसे क्या होगा, जैक फ्रूट होगा, पाइन एप्पल होगा, मलबरी, सहतूत जिसे हम कहते हैं सहतूत। ये सारे फल जो है ना, हमारा क्या कहेगा, कंपोजिट या फिर मल्टीपल। एग्रीगेट में आप कस्टर्ड एप्पल भी लिख सकते हो, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा जिसे हम लोग कहते हैं। तो फल को डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। अब देखिए, सिंपल फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट भी होता है। सिंपल फ्रूट को बहुत तरीके से बांटते हैं हम लोग। तो सिंपल फ्रूट्स की जब हम बात बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट्स, है ना। तो सिंपल फ्रूट्स का जब हम टाइप देखते हैं तो सिंपल फ्रूट्स को हम लोग अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप है हमारा ड्रूप। तो ड्रूप एक प्रकार का हमारा क्या है, सिंपल फ्रूट्स है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैंगो एंड कोकोनट। कोकोनट और मैंगो को हम लोग किस में रखते हैं, ड्रूप में रखते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा जो है ये है पॉम। हाँ, पॉम क्या होता है, फॉल्स, पॉम जो होगा हमारा ये फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है। अब पॉम में क्या होता है, एप्पल, एप्पल। तीसरा जो है पेप्पो, पेप्पो का एग्जाम्पल होता है कुकुम्बर। कुकुम्बर। इसके अलावा चौथा हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में हम किसको रखते हैं, वैसा फ्रूट जिसका मेजोकार काफ़ी लेदरी हो, जूसी हेयर पाया जाता हो, जैसे संतरा, है ना, ऑरेंज, लेमन। ये हमारा किस में आएगा, हेस्पेरिडियम में। इसके अलावा होता है बेरी। बेरी कहने का मतलब होता है एक वैसा फल जिसमें सीड काफ़ी ज़्यादा हो, फ्लैशी एंड मैनी सीडेड फ्रूट, जैसे ब्रिंजल, है ना। इसके अलावा आप रख सकते हो टोमेटो को, टोमेटो, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक। बेरी के बाद हम देख सकते हैं इसमें एक होता है हमारा ब्लाउस्टा। ब्लाउस्टा, ब्लाउस्टा के अंतर्गत क्या आएगा, कस्टर्ड एप्पल, सॉरी पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट अनार, है ना। लास्ट है हमारा एम्फी शार्का, एम्फी
शार्का। हाँ, एम्फी शार्का का एग्जाम्पल क्या होता है हमारा? वुड एप्पल, बेल वुड एप्पल। तो ये सारे टाइप था हमारा सिंपल फ्लैशी फ्रूट का। अब देखिए एग्जाम में हम आपका आ सकता है फ्रूट से रिलेटेड ही कि कौन सा फ्रूट का एडिबल पार्ट क्या है। जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछता है ना, एडिबल फ्रूट्स में। एडिबल फ्रूट्स में कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंगो का। मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है तो आपको पता है, बीच वाला भाग खाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोकार्प, है ना। दूसरा आता है कोकोनट का। कोकोनट का हम लोग क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म खाते हैं। तीसरा आता है लीची का, तो लीची का हम लोग क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं। चौथा आता है एप्पल का, है ना। एप्पल का क्या खाते हैं हम लोग? तो थैलमस खाते हैं। ये 4 क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीटेड होता है हमारे एग्जाम में। ये चारों में से कोई हो सकता है कि पूछ जाए कि ये कौन से, ये चारों में से किस फल का एडिबल पार्ट हमारा क्या है। तो ये था चैप्टर नंबर 2। हमने 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करा, है ना। ये दोनों लेक्चर जो बच्चे कंप्लीट रूप से देख जाएंगे, है ना, ये मुझे पक्का विश्वास है कि ये चैप्टर से फिर क्वेश्चन उनका नहीं छूटेगा। चाहे वो क्वेश्चन 5 नंबर से हो, चाहे वो क्वेश्चन 1 नंबर से हो, या फिर 2 नंबर 3 नंबर से हो। ठीक, तो चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर 2 लेक्चर में ही एनफ है। अगर इसको आप पढ़ लो 2 लेक्चर तो फिर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ये कंप्लीट आपका समझिए ये पैकअप है। या आप इसको पढ़ लो, फिर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, श्योर है मैं हूँ। क्वेश्चन कहीं नहीं जा सकता है ना। और ये चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ है इम्पॉर्टेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, है ना, कि डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, कैसे हम उसको लिखेंगे, कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे कि वो सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन क्या होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। और जो चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू।